हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अनूप राणा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगामी डीएलएड परीक्षा 2025 को देखते हुए मैं आपके लिए लाया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ हम और भी फैक्टों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस पेपर में भी पूछे गए हैं और हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, जिससे कि हमारा जो पेपर है उसमें हमारा बेस्ट परफॉर्म हो या फिर अच्छे नंबर हमें प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों, अगर बात करें अनुसूचित जाति की, तो 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जाति है उसका जो प्रतिशत था वो था 16.6%। कितना था? 16.6%। और देखिए, प्रतिशत और जनसंख्या के हिसाब से हमें दो चीजें याद रखनी है। अगर आपको पूछेगा कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर थी, तो ये थी दोस्तों पंजाब में। ये कहाँ पर थी? पंजाब में। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक कहाँ पर थी, तो आप आंसर देंगे उत्तर प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पंजाब। ठीक है। पंजाब के बाद जो अनुसूचित जाति है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसका ऑप्शन है 1965, 1945, 1955 और 1985। तो इसका जो सही आंसर होगा, यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1965 में। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, जो यूएनडीपी है ये एक रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास सूचकांक। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? एचडीआई, मानव विकास सूचकांक, जो कि महत्वपूर्ण और कहीं एग्जामों में भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? यूएनडीपी। और जो मानव विकास सूचकांक है इसका इसका विकास किया था सन 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा। और एचडीआई जो होती है वो तीन मानकों के आधार पर बनाई जाती है। एक इसमें आता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा आता है साक्षरता और तीसरा आता है प्रति व्यक्ति आय। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एचडीआई में जो मानक होते हैं वो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो इसमें मानक नहीं माना जाता, या कौन सा मानक एचडीआई में शामिल नहीं होता। ठीक है। और बात करें अगर 2025 में भारत की रैंक की, तो एचडीआई में भारत की जो रैंक रही है ये रही है 130वीं। याद रखना है, कौन सी रही है? 130वीं जो है जो रैंक है वो इस साल भारत की इसमें रही है। तो ये जो है यूएनडीपी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो देखिए, महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन गए थे, तो जब वो ब्रिटेन में सेंट पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वहां पर विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था राष्ट्रपिता। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कहा था महात्मा। ठीक है। इसके अलावा जो है जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा था। कि जब जो है 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी करते हैं, तो एनी बेसेंट उन्हें राजनीतिक बच्चा कहती है और कांग्रेस से त्याग पत्र दे देती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है नोट करेंगे बढ़िया से। दल बदल जो है ये संविधान की अनुसूची नंबर 10 में है। किसमें है? अनुसूची नंबर 10 में है। और इसे शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के द्वारा। यानी भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 10 को शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जनरली ये होता है कि अगर दल बदल कोई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है,
तो वो दल बदल जो अधिनियम है उसके तहत अयोग्य घोषित होता है। यानी उसकी जो सीट होती है जिससे वो उठा रहता है, वो सीट क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 1/3 जो नेता होते हैं, 1/3 जो सदस्य हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में क्या हो जाए, प्रतिस्थापित या दूसरी पार्टी चेंज कर ले, तो वहां पर जो है ये दल बदल अयोग्य नहीं माने जाते। ये यहाँ पर दल बदल कानून के तहत योग्य माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर दूसरा, अनुसूची नंबर 9 जो है ये भूमि सुधार के बारे में, और इसे पहली संविधान संशोधन सन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अनुसूची नंबर 8 जो है ये संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर यहाँ पर केवल 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं से इन्हें अब 22 भाषाएं, यानी यहाँ पर जो है कितनी नई भाषाएं जुड़ी, 8 नई भाषाएं जुड़ी हुई हैं। तो कौन कौन सी यहाँ पर 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जुड़ी थी सिंधी। कौन सी जुड़ी थी? सिंधी। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। उसके बाद 3 नई भाषाएं जुड़ी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन सन 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। और जो लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जुड़ी थी। और अब जो टोटल यहाँ पर संविधान, यानी संविधान के अनुसूची नंबर 8 में जो भाषाओं की संख्या हुई है वो कितनी हो गई है? 22। मूल रूप से कितनी थी ये? 14। ठीक है। और जो अनुसूची नंबर 4 है वो यहाँ पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में यहाँ पर आपको मिलती है। यानी अनुसूची नंबर 4 में क्या मिलता है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप इसे लिख दीजिएगा कि अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन मिलता है। अच्छा, अब यहां से मैं आपको बता दूं कि जो अनुसूचियां हैं संविधान में, ये पहले 8 थी और अभी बढ़कर कितनी हो गई है? अभी बढ़कर ये 12 हो गई है। तो अब जो है जो चार चार यहाँ पर क्या हुई है? नई अनुसूचियां जुड़ी हैं। कितनी नई अनुसूचियां जुड़ी हैं? 4 नई अनुसूचियां जुड़ी हैं। एक अनुसूची नंबर 9 जो कि है भूमि सुधार, अनुसूची नंबर 10 दल बदल, अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज और अनुसूची नंबर 12 नगर पालिकाएं। ये आपको ध्यान रखना है कि 4 नई अनुसूचियां यहाँ पर जुड़ी है। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल जो क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कि आर्टिकल नंबर 74 में आपको मिलता है। ठीक है। के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, कौन लाता है या कहाँ पर लाया जाता है? तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करें तो ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का प्रस्ताव की होना जरूरी होता है। ठीक है। नंबर दूसरा, अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो इसको हमेशा कौन लाता है? विपक्ष का नेता। कौन लाता है? विपक्ष का नेता, जो कि अभी हमारे जो है राहुल गांधी जी हैं। और विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा में 1/10 सीटों का होना बहुत जरूरी होता है। यानी विपक्ष का नेता वही व्यक्ति होता है जो जिसके पास लोकसभा की 1/10 सीटें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब जो है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आप याद रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ पर आता है? लोकसभा में आता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 74 में की गई है और इनकी नियुक्ति आर्टिकल नंबर 75 के तहत राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट, बी चाणक्य, सी कल्हण और डी पतंजलि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि मुद्रा राक्षस जो लिखा था वो विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था? विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त यहाँ से सही नहीं लिखा जा रहा है, आप इसको जो है विशाख दत्त कर देना। ठीक है, विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस लिखा था। विशाख दत्त ने एक और ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्ता। क्या था? देवी चंद्रगुप्ता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस यहाँ पर मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। मौर्य काल के बारे के पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है या मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है। दूसरा नाम यहाँ पर आएगा, देखो पतंजलि। पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा कौन सा लिखा? महाभाष्य। कौन सा लिखा? महाभाष्य। ठीक है, याद रखना महाभाष्य। कल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर
के इतिहास के बारे में या कस्बे के इतिहास पर प्रकाश डालती है। चाणक्य का जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो कौन सा है? चाणक्य ने जो ग्रंथ लिखा वो था अर्थशास्त्र। देखिए, मौर्य काल के शासन और राजनीति के बारे में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों चाणक्य के नाम है। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, और चाणक्य को ही हम क्या बोलते हैं? चाणक्य को ही हम जो है विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने जिसने हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बाणभट्ट। और हर्षवर्धन ने कौन कौन से 3 ग्रंथ लिखे थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। निम्न में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है या शामिल नहीं है? तो इसका जो देखिए ऑप्शन नंबर ए है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ये तीनों जो है इसमें शामिल होंगे। सम्यक व्यायाम नहीं है। ठीक है, सम्यक व्यायाम नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में आते हैं त्रिपिटक। जैसे जैन धर्म में आपका क्या आगे? त्रिरत्न आगे, वैसे ही बौद्ध धर्म में आएंगे त्रिपिटक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, त्रिपिटक का संबंध होगा बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न का संबंध किससे होगा? जैन धर्म से होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड में स्थित पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी या माणा? तो देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, उसके बाद आती है कामेट। कामेट की ऊंचाई है 7,756। ठीक है, और ये कुमाऊं की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, इसके बाद जो है केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो है 6,968 और माणा की जो ऊंचाई है वो है 7,272। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो नंदा देवी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं तो नंदा देवी जो है वो पूर्ण स्थित भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जबकि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, लेकिन पूर्ण स्थित अगर पूछेगा तो इसमें कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। जबकि आपको एक पर्वत चोटी और याद रखनी है जिसका नाम है केटू। केटू यानी गॉडविन आस्टीन, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो विश्व में माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के द्वारा पंचायती राज की सिफारिश सबसे पहले, यहाँ पर प्रश्न सबसे पहले की गई? ऑप्शन ए अशोक मेहता, सॉरी ये मेहता है, अशोक मेहता समिति, चलैया समिति, विजय केलकर समिति और बलवंत राय समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1957। कब हुआ था इसका गठन? 1957 में इसका गठन हुआ था, और इसी ने सबसे पहले भारत में पंचायती राज संस्थान के बारे में अपनी सिफारिश दी थी। इसीलिए पंचायती राज संस्थान, भारत में पंचायती राज संस्थानों का पिता या जन्मदाता बलवंत राय मेहता समिति को कहते हैं। इसी समिति के कहने पर सबसे पहले 2 अक्टूबर, इसको लिखेंगे आप, 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज संस्थानों की स्थापना होती। ठीक है, और राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में जो है ये जो है पंचायती राज संस्थानों की स्थापना होती है। ठीक है, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, ये भी पंचायती राज से संबंधित थी। ठीक है, चलैया समिति 1991 जिसका संबंध था कर सुधार से। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म से था। और विजय केलकर समिति जो था, इसके कहने पर भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो ये जो है आपको 4 समितियां आपको याद रखनी है, कौन सी समिति किससे संबंधित है। ठीक है, अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। इसका ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, बी है अरावली, सी है हिमालय और चौथा है विंध्याचल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली। देखो, अरावली पर्वत गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, और अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीनतम और विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ठीक है, अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है।
कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो राजस्थान के आबू पर्वत में स्थित है, जहां पर के दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी के बारे में बात करें तो नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु की ऊपरी सीमा पर है, यानी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दूता बेटा। कौन सी है? दूता बेटा, जो कि दक्षिण भारत में अन्नाईमुड़ी के बाद सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। ठीक है, हिमालय एक वलित पर्वत है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत जो आपका जो है आपके मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और इन क्षेत्रों में पड़ता है। तो आज जो है हम इन क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट और ये वीडियो से संबंधित कुछ जो बातें हैं अगर आपके लिए वो महत्वपूर्ण है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए हमारे चैनल को। आगे भी हम इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।